जब जब कुछ सोचती हूँ तो बस तुम ही याद आते हो। विनीत, मैं जब भी गुम होती हूँ पता नहीं तुम ही क्यों मुझे याद आते हो। शायद यह दिल का रिश्ता है जो बिछड़ कर भी हम साथ हैं दिल से, मन से। सच कहूँ तो विनीत, तुम्हें मैं कभी भूल ही नहीं पाई हूँ। आज अचानक इस एक छोटी घटना ने मेघना को फिर से विनीत की याद दिला दी। विनीत था ही ऐसा कि यादों से निकल ही नहीं पाता था। सबके दिल की बात समझने वाला, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढने वाला, एक जिंदा दिल इंसान। मेघना सोच में डूबी हुई थी कि बच्चा एक हाथ से अपनी माँ का हाथ पकड़े और दूसरे हाथ में बड़ा सा गुब्बारा थामे नन्हे कदमों से दूर तक चक्कर लगाकर आता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे पीछे एक व्यक्ति था। अरे, यह तो विनीत जैसा लग रहा है। अरे, यह तो विनीत ही है। मेघना को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। विनीत भी आश्चर्यचकित हो कुछ पलों के लिए मेघना को दिखता ही रह गया। फिर बच्चे की ओर मुस्कुराकर हाथ हिलाने के बाद मेघना के पास उल्लासित स्वर में बोल उठा, मेघना, तुम यहाँ? अरे, यूं गुपचुप गुमसुम। मेघना भी विनीत को देख अपनी प्रसन्नता पर काबू नहीं रख सकी। तुमसे इतने सालों बाद यहाँ पर ही मिलना तय था शायद। विनीत, तुम तो अभी भी वैसे ही लग रहे हो जैसे 5 साल पहले कॉलेज में लगते थे, लेकिन तुम्हारा वह चुलबुलापन दूर हो गया है तुमसे। पहले वाली मेघना यूँ सागर किनारे चुपचाप बैठने वाली थोड़ी ही थी। विनीत बिना किसी औपचारिकता के मन की बात कह उठा, यह बच्चा तुम्हारा है क्या? बच्चे की ओर इशारा करते हुए मेघना ने पूछा। हाँ हाँ हाँ, इस बच्चे से तो अभी यहीं मुलाकात हुई थी। विनीत की हंसी छूट गई। फिर संभलते हुए बोला, मैं तो अभी सिंगल हूँ। मम्मी पापा को सौंप दी है जिम्मेदारी। वे जब जिसे चुन लेंगे मैं उसका हाथ थाम लूँगा। कहाँ हो आजकल? यहाँ तुम्हारा जॉब है क्या? मेघना विनीत के विषय में सब कुछ जान लेना चाहती थी। अरे नहीं, मैं तो यहीं एक वर्कशॉप अटेंड करने आया हूँ। मैं अभी भी दिल्ली में ही हूँ। जब तुम्हारी ग्रेजुएशन हुई थी उसी साल मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद पीएचडी करने कनाडा की यूनिवर्सिटी चला गया था। फिर वापस दिल्ली आ गया। 2 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर हूँ। तुम्हारा ससुराल तो मुंबई में है ना? यहाँ पतिदेव के साथ घूमने आई हो? नहीं विनीत, मैं अब मुंबई में नहीं रहती। 3 सालों से दिल्ली में मम्मी पापा के साथ रह रही हूँ। प्राइवेट बैंक में जॉब है। उसी की एक ब्रांच में कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए अपनी टीम के साथ आई हूँ यहाँ। फिर मिलूँगी तो सब बताऊँगी। अभी मुझे गेस्ट हाउस में शाम को चाय के लिए पहुँचना है। सभी कलीग्स वहीं पर होंगे। फिर मिलते हैं। दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दिए और फ़ोन पर बात करने को कह चल दिए। गेस्ट हाउस पहुँच मेघना अपने कमरे में जाकर लेट गई। अचानक तेज सिर दर्द के कारण वह इवनिंग टी में सम्मिलित नहीं हो सकी। एक उदास सी सूझ उस पर हावी होने लगी। जिंदगी ने कैसे कैसे रंग दिखाए हैं उसे। कैसा निरर्थक सा था वह 1 वर्ष का विवाहित जीवन। शेखर का प्यार पाने के लिए क्या क्या बदलने का प्रयास नहीं किया उसने स्वयं में, लेकिन शेखर की चहेती नहीं बन सकी कभी। शेखर की पसंद के कपड़े पहनना, उसकी पसंद का खाना कुक से बनवाना और स्वयं भी वहीं खुशी खुशी खाना। उसके दोस्तों के आने पर सेवा में कोई कमी न रहने देना। आगे की पढ़ाई और नौकरी का सपना देखना भी छोड़ दिया था उसने। अपनी ओर से जी जान न्यौछावर करने पर भी वह शेखर की आंखों की किरकिरी ही बनी रही। इस रिश्ते का अंत तलाक नहीं होता तो क्या होता? मेघना का अपने माता पिता से बार बार एक ही सवाल करने को जी चाहता था कि क्या कमी थी विनीत में। उसकी निम्न जाति खटक रही थी आंखों में, तो उच्च जातीय शेखर ने कौन सा सुख दिया है उसे। कितने खुशनुमा दिन थे वे जो विनीत के साथ बीते थे। मेघना ने जब कॉलेज में एडमिशन लिया था तो उसकी सीनियर विनीत के चर्चे कॉलेज में खूब सुनाई देते थे। वह स्वयं भी उसके आकर्षक बुद्धिजीवी चरित्र से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। पढ़ाई की बात हो या आम जिंदगी की, विनीत सबकी मदद को तत्पर रहता था। मेघना को बीए के द्वितीय वर्ष में जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए
कुछ गणितीय अवधारणाएं समझने में मुश्किल हो रही थी तो विनीत के पास मदद के लिए चली गई। विनीत उस समय एमए कर रहा था, लेकिन अपने बीए में पढ़े ज्ञान के आधार पर उसने मेघा को सब समझा दिया। अपनी कठिनाइयों में विनीत का साथ उसे संबल देने लगा और सूने दिल में विनीत के नाम की बयार बहने लगी। इन झोंकों का असर विनीत के हृदय समुद्र पर भी हुआ और प्यार की तरंगें उसके मन में भी हिलोरे लेने लगीं। कॉलेज में वे लगभग प्रतिदिन मिलते और अपने विचारों का आदान प्रदान करते। उन दोनों के स्वभाव में अंतर था, शौक भी काफ़ी अलग थे, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य था जो दोनों को आपस में जोड़े हुआ था। शायद विनीत का मर्यादित रहकर भी स्त्री मन की समझ रखना, कभी हिम्मत ना हारने की सलाह देते रहना और प्रेम की अहमियत समझना मेघना को उससे बांधे जा रहा था। मेघना की नारी सुलभ मासूमियत विनीत के मन को गुदगुदा देती थी। वह विनीत की बातें सुन अपनी कमियों को तरसाने और स्वयं को बदलने के लिए हमेशा तैयार रहते। इतनी निकटता और जुड़ाव के बावजूद भी वे एक दूसरे से अपने मन की बात कहने का साहस नहीं कर पा रहे थे। दिल की बात अचानक ही दोनों की जुबान पर तब आ गई जब कॉलेज की ओर से उन्हें एजुकेशनल ट्रिप पर दक्षिण भारत ले जाया गया। उस दिन अपने अपने अध्ययन क्षेत्रों में घूमने के बाद सभी विषयों के छात्र व अध्यापक शाम के समय बीच पर चले गए। वहां जाकर कुछ लड़के लड़कियां गपशप में व्यस्त हो गए तो कुछ एक दूसरे का हाथ थामे पानी में लहरों के आने जाने का आनंद ले रहे थे। मेघना बालू पर बैठी बड़ी तन्मयता से एक घरौंदा बनाने में मगन थे। दोस्तों से बातें करते हुए विनीत दूर से उसे देख रहा था। मन मेघना के पास बैठने को बेचैन था। कुछ देर बाद वह चाय बेचने वाले से 2 कप चाय लेकर मेघना के पास चला गया। कितना सुंदर है यह छोटा सा रेत का मकान, रंग बिरंगी सीपियों से सजा हुआ। कैसे ढूंढ ली इतनी खूबसूरत सीपियाँ इतनी जल्दी तुमने? विनीत घरौंदा देख सचमुच आश्चर्यचकित था। अपने बालू जैसे रूखे मन से भी ऐसे ही प्यार की चमकती सीपियाँ निकाल कर अब प्रेम घर सजाना चाहती हूँ। अनायास ही मेघना के मुंह से निकल गया। मैं भी अपने प्यार का फूल सजा दूँ क्या यहाँ? पास से गुजर रहे फूल बेचने वाली से रंग बिरंगे फूलों का एक गुच्छा खरीदते हुए विनीत बोला। गुच्छे से 2 फूल निकाल उसकी पंखुड़ियाँ अलग कर विनीत ने घरौंदे पर बिखेर दी और एक बड़ा सा फूल मेघना के बालों में लगाता हुआ बोला, फूल नहीं, यह प्यार है मेरा। देखना अब मेरा इश्क तुम्हारे सिर चढ़कर बोलेगा। मेघना निगाहें नीची कर मुस्कुरा दी, फिर अपना सिर विनीत के कंधों पर टिका दिया। विनीत ने उसके प्रेम में भीगे चेहरे को अपनी हथेलियों में समेट प्रेम की मोहर लगा दी। सचमुच विनीत के प्यार का जादू मेघना के सिर चढ़कर बोलने लगा। दिन रात विनीत से मिलने को बेताब मेघना को उसके बिना जीना दुश्वार सा लगने लगा था। विनीत भी मेघना के प्रेम में रंगा था, किंतु वह अपने को संयंत्र कर प्रेम को मन में ही दबाए रखता था। मेघना जब कभी भी उसे अपने मन की हलचल के विषय खुलकर बताती तो वह मुस्कुरा कर कहता, समय आने पर इस रिश्ते को नाम दे देंगे। मेघना अब इस बात को सोचकर बेचैन हो उठती, उसके और विनीत के परिवार वाले इस रिश्ते को सहमति देंगे या नहीं। वह अपने माता पिता को सब कुछ बताकर भविष्य के प्रति आश्वस्त हो जाना चाहती थी। एक दिन जब वह हिम्मत जुटाकर अपनी भावनाएं माँ से साझा करने पहुंची तो उनकी प्रतिक्रिया देख वह भीतर तक आहत हो गई। यह क्या कह रही हो मेघना? धीरे बोलो। अच्छा हुआ जो तुमने ये बात अपने भैया मुकेश के सामने नहीं की, वह तो तुम्हारे कॉलेज जाने पर भी रोक लगवा देता। कहते हुए माँ ने कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद कर लिया, फिर थोड़ा नाराज़गी प्रकट करते हुए बोली, तुम्हें पता है ना कि विनीत नीची जाति से हैं। हमसे पाप करवाओगी क्या नीची जाति वालों से संबंध बनवाकर? मम्मी की बातों से निराश मेघना शाम को पापा के आने का इंतज़ार करने लगी। उसे अपनी दुलारी बेटी कहने वाले पापा ने माँ का समर्थन करते हुए उसके सामने अपने एक मित्र के बेटे शेखर से विवाह का प्रस्ताव रख दिया।
शेखर का परिवार काफ़ी संपन्न था। उनके विदेश तक फैले बिजनेस का शेखर ही अकेला उत्तराधिकारी था। मेघना की माँ ने प्रसन्नता दर्शाते हुए कहा, मैं तो अब मेघना के लिए लड़के देखने की बात आपसे करने ही वाली थी। इसका बीए फाइनल ईयर है, बस इसके हाथ पीले कर देंगे। अच्छा हुआ कि आपकी पहचान में शेखर जैसा एक लड़का है। कल संडे है, मैं उन लोगों को फ़ोन कर घर आने को आमंत्रित कर देता हूँ। मेघना के पिता जेब से अपना मोबाइल निकालते हुए बोले, अभी मुझे बहुत पढ़ना है। विनीत को तो मैं केवल पसंद करती हूँ, इसीलिए आपको बताना चाहती थी। शादी के बारे में मैं तो अभी नहीं सोच रही थी। मेघना ने इस प्रस्ताव को टालना चाहा, तो हम भी बस यूं ही मिलने के लिए बुला लेते हैं उन लोगों को। मेघना की माँ के कहते ही उसके पिता ने शेखर के घर फ़ोन लगा दिया। वे विनीत से उसका संबंध किसी भी कीमत पर समाप्त करवा देना चाहते थे। अगले दिन शेखर अपने परिवार के साथ आ गया। मेघना कुछ देर उन लोगों के पास बैठने के बाद अपने कमरे में चली गई। इसी बीच उसके घर वालों ने शेखर के परिवार से दोनों के रिश्ते की बात कर ली। शेखर की माँ ने अपने गले से सोने का हार उतार कर मेघना के गले में डाल दी। मेघना जैसी कोमल गुड़िया सरीखी लड़की को वे कैसे छोड़ देती। मेघना को वह हार एक बोझ सा लग रहा था। उसके पिता ने नोटों की ढेर सारी गड्डियाँ शेखर की झोली में डाल दी और दोनों के माता पिता ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी रिश्ता पक्का कर लिया। मेघना लुटी सी सब देखती रह गई। रात का खाना खाकर उनके जाने के बाद मेघना मुरझाए फूल सी अपने बिस्तर पर पड़ गई। अब क्या होगा? विनीत से सब कैसे कहेगी? सोचा क्या था और क्या हो गया? मेघना का मन बहुत आसान था। रात भर वह सुबकती ही रही। सुबह होते ही वह जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल पड़ी और वहाँ पहुँचकर सीधा विनीत के क्लासरूम में चली गई। विनीत को देखते ही रूंधे गले से बात शुरू करते हुए बोली, विनीत, मेरे परिवार वालों के मन में मेरे लिए जरा सा भी स्नेह नहीं है। उनका असली चेहरा दिख गया है मुझे। अभी तक वे मुखौटे लगा कर रह रहे थे। और मेघना ने रोते हुए पूरी बात बता दी। विनीत को कुछ नहीं सूझ रहा था। अभी तो वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ था, फिर मेघना को अपने साथ घर बसाने को कैसे कह देता। मेघना की बेबसी और अपनी लाचारी देख उसने पीड़ा को भीतर छुपाते हुए मुस्कुराता चेहरा अपने उदास चेहरे पर चढ़ा लिया और मेघना को परिस्थिति से समझौता कर अपने माता पिता की बात मान लेने का सुझाव दे दिया। मेघना ने भी दिल पर पत्थर रख लिया। वार्षिक परीक्षा के बाद शेखर से उसका विवाह हो गया। विवाह के 2 माह बीतते बीतते वह जान गई कि शेखर का असली चेहरा कुछ और ही था। एक विनम्र, चरित्रवान और निश्छल व्यक्ति का मुखौटा लगाए वह सबको धोखे में रखता था। प्रतिदिन घर देर से आना, शराब पीकर मेघना को डांटना फटकारना और अन्य स्त्रियों से संबंध उसकी आदत थी। मदिरा के मद में कभी मेघना पर प्यार भी आता तो अगले दिन वही प्यार समाप्त भी हो जाता। पत्नी तो मात्र देह थी उसकी नज़रों में। देह की कभी भावनाएं होती है क्या? तभी तो मेघना का भावनात्मक होना उसे मजाक लगता था और पति के प्रति उसका प्रेम शेखर को कमजोरी की निशानी लगता था। मेघना उसके लिए हाथ आ चुकी वह वस्तु थी जो अब कभी छूटने वाली नहीं थी। मेघना अपने को प्रसन्न रखने का भरपूर प्रयास कर रही थी। स्वयं को सांत्वना देती रहती थी कि कभी न कभी समय और शेखर का मन बदल ही जाएगा। लेकिन सुधरना तो दूर, शेखर की निर्लज्जता दिनों दिन बढ़ रही थी। हद तो तब हुई जब अपनी पुरानी सहेलियों को घर पर बुलाने लगा। मेघना को तब अपना ही घर पराया लगता। जब एक दिन निराश हो मेघना ने इसका विरोध किया तो शेखर उसे संकीर्ण विचारधारा की पिछड़ी हुई औरत कहकर मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम जैसी कंजर्वेटिव औरत के लिए मेरे दिल में कभी जगह नहीं हो सकती। चुपचाप घर के कोने में पड़ी रहा करूं। पैसा जब चाहे मांग लेना, कभी मना नहीं करूंगा। बस उन पैसों के बदले सोसाइटी में मेरी प्यारी सी संस्कारी धर्म पत्नी बनी रहना और मैं बना रहूंगा तुम्हारा शरीफ सा पति। गुस्से से थर थर कांपती मेघना ने यह सुनकर घर छोड़ने में 1 मिनट की भी देरी नहीं की।
शेखर के सॉरी बोलने पर मेघना के माता पिता ने उसे एक मौका और देने को कहा, लेकिन वह नहीं मानी। मेघना की कोई मांग नहीं थी, इसीलिए तलाक जल्दी हो गया। इकोनॉमिक्स में एमए करने के बाद एक प्राइवेट बैंक में उसकी नौकरी लग गई। पिछले 3 वर्षों से माता पिता के साथ रह रही थी वह। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मेघना को आभास हुआ कि वह गेस्ट हाउस में लेटे हुए न जाने कितने वर्ष पीछे चली गई थी। लगता है डायरेक्टर सर होंगे, मीटिंग को लेकर कुछ जरूरी बात करनी होगी। सोचते हुए मेघना ने दरवाज़ा खोला तो सामने विनीत को देख आश्चर्य मिश्रित हर्ष से उसका मुंह खुला रह गया। कितने मैसेजेस किए मैंने तुम्हें अभी व्हाट्सएप पर, देखे भी नहीं तुमने, बहुत बिजी हो गई हो। बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए विनीत स्नेह भरी शिकायती अंदाज में बोला। बस सिर दर्द था तो आंख लग गई थी। अरे रात के 10 बज गए। दीवार घड़ी की ओर देखते हुए मेघना बोली। तभी तो आया था तुम्हारे पास, सोचा था अब तक तो डिनर भी कर लिया होगा तुमने। तुम्हारे साथ कुछ देर बैठने का मन था, चलो कहीं बाहर चलते हैं। वैसे खाना मैंने भी नहीं खाया है अब तक। मेघना को मना करने का अवसर ही नहीं मिला। दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में चले गए। मेघना चाह रही थी कि उसके चेहरे पर पीड़ा की एक रेखा भी ना आए। विनीत के सामने वह प्रसन्न दिखने की पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद विनीत ने शेखर की चर्चा छेड़ दी। मेघना अधिक देर तक विनीत के समक्ष संतुष्टि और प्रसन्नता का मुखौटा नहीं लगा सकी और पनीली आंखों से जीवन का कड़वा सच उसके सामने खोलकर रख दिया। क्या मेघना तुम भी इतने दुख झेले और मुझे खबर तक नहीं दी? आज भी हम नहीं मिलते तो मैं जान ही नहीं पाता कि तुम पर क्या बीती है। मेघना की पीड़ा का असर विनीत के दिल से होकर चेहरे पर झलक रहा था। डिनर के बाद कुछ देर बाहर टहलते हुए दोनों ने बीते समय की अन्य बातें शेयर की। विनीत मेघना को गेस्ट हाउस तक छोड़ने आया। बाद में वे जितने दिन गोवा में रहे, काम से समय निकाल कर कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते। यूँ तो समुद्री तटों के लिए विख्यात गोवा में घूमते हुए मेघना को वह पल याद आ ही जाता था जब वे स्टडी टूर पर गए थे। लेकिन लवर पॉइंट पर जाकर वह खो सी गई। एक पुरुष और स्त्री की मूर्तियाँ भी वहाँ पर थी। मेघना उनकी कहानी सुनकर उदास हो गई। उसकी उदासी विनीत से छुपी नहीं रही और वह उसका मन बहलाने पास की एक मार्केट में उसे ले गया। मेघना ने सीपियों और शंखों से बने कुछ गहने खरीदे और विनीत ने हस्तशिल्प से तैयार नौका का एक शोपीस। अगले दिन मेघना दिल्ली लौट गई और 3 दिन बाद विनीत भी आ गया। वापस दिल्ली आने के बाद विनीत और मेघना अक्सर मिलने लगे। कभी शाम को ऑफिस के बाद वे एक साथ चाय कॉफ़ी पीते तो कभी रविवार के दिन मॉल में मिलते। अपने घर में यह सब बताकर मेघना कोई बवंडर खड़ा नहीं करना चाहती थी, किंतु एक दिन मुकेश भैया ने दोनों को साथ साथ देख लिया। उन दोनों के एक मित्र दिनेश का कुछ दिनों बाद विवाह होने वाला था। एक साथ कार्ड देने के उद्देश्य से उसने कुछ दोस्तों को रेस्टोरेंट में बुला लिया। सबसे पहले विनीत व मेघना वहां पहुंचे। वे जाकर बैठे ही थे कि मेघना की नज़र सामने की टेबल पर पड़ गई। मुकेश अपने मित्र के साथ वहां बैठा हुआ था। दिनेश व अन्य मित्रों के आने तक वे दोनों मुकेश भैया के पास बैठ गए। सबके आ जाने पर मुकेश वापस चला गया। चाय पीते हुए वे सब कॉलेज के दिनों को याद कर ठहाके लगा रहे थे। मेघना भी बातचीत पर हंसी मजाक के साथ साथ दे रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर भयभीत थी कि घर पर जाने पर क्या होगा। मुकेश भैया विनीत को लेकर न जाने मम्मी पापा से क्या कहेंगे। रेस्टोरेंट से निकलकर मेघना ने अपने मन का डर जब विनीत के सामने रखा तो उसने आश्वासन देते हुए कहा कि किसी भी समय यदि उसकी आवश्यकता हो तो मेघना कॉल या मैसेज कर दे। वह जल्द से जल्द उनके घर पहुंचकर उसके परिवार वालों को समझा देगा। मेघना ने डरते हुए घर में कदम रखा। माँ उसके लिए चाय लेकर आ गई। फिर मुकेश और माता पिता के बीच कानाफूसी होने लगी। कुछ देर बाद वे तीनों मुस्कुराते हुए मेघना के पास आए और बात शुरू करते हुए माँ बोली, बेटा मुकेश बता रहा था कि विनीत की भी
अभी तक शादी नहीं हो पाई है। हम चाहते हैं कि उसे कल घर पर बुला लो। हम रिश्ते की बात करना चाहते हैं। यह क्या कह रही हैं आप? मेघना के माथे पर बल पड़ गए। मेरी और पापा की भी यही राय है। मुकेश भैया मुस्कुरा रहा था। मेघना उनके इस व्यवहार से बहुत चक्की रह गई। गुस्से से तमतमाया चेहरा लेकर वह कमरे से निकल ही रही थी कि पापा बोल उठे। तुम्हारी भलाई की बात ही कर रहे हैं बेटा। मेघना अब चुप नहीं रह सकी। थरथराई आवाज में गुब्बार निकालते हुए बोली, मुझे आज बहुत हैरत हो रही है। आप सब कितने स्वार्थी हैं। विनीत को क्या एक खिलौना समझ रखा है आपने कि जब जरूरत पड़ी बेटी के हाथ में थमा दिया, और जब बेटी को उससे दूर करना था तो तोड़ मरोड़ कर फेंकने के लिए पूरा जोर लगा दिया। जब मैं विनीत को चाहती थी तब आपको सिर्फ उसकी नीची जाति दिखाई दे रही थी, उसके गुण नहीं। यह कैसे हो सकता है कि पहले मेरी भलाई विनीत से रिश्ता तोड़ने में थी और अब विनीत से रिश्ता जोड़ने में? कहाँ गया अब वह ऊंची जाति का दंभ? आप में अचानक आया यह बदलाव तो वह मुखौटा है जो आज अपनी तलाकशुदा बेटी पर उठ रही समाज की उंगलियों से बचने के लिए आपको लगाना पड़ रहा है। बोलो, यही सच है ना? बात पूरी होते होते मेघना फूट फूट कर रोती हुई अपने कमरे में चली गई। रात को सोने से पहले विनीत को सब ठीक है का मैसेज भेज वह सोचने लगी। कितना अच्छा होता कि परिवार वाले उसी समय मान गए होते। आज वह सबको बोझ ना लगती और विनीत उसका होता। अपनी जख्मों पर विनीत की यादों की मरहम लगाते हुए इसे कब नींद आ गई पता ही नहीं लगा। अगले दिन ऑफिस में बैठे हुए भी विनीत की याद उसे बेचैन कर रही थी। बार बार दिनेश की शादी का कार्ड निकालकर वह गणना करने लगती कि कितने दिनों बाद वह विनीत के साथ एक सुकून भरी लंबी शाम बिता सकेगी। मेघना को आज वह पल बहुत याद आ रहा था जब समुद्र किनारे पहली बार दोनों ने प्यार का इजहार किया था। उसके मन में कुछ पंक्तियां गूंजने लगी। पर्स में से पेन और दिनेश वाला कार्ड निकालकर उसने भावों को लिपिबद्ध कर लिया। समंदर किनारे बीता भीगा पल याद आता है। एक दूसरे को यूं ही सा चाहना याद आता है। मेरा वो ठहरा सा बचपन और नदी सा अलहड़पन, किनारा बनकर तुम्हारा समेटे रखना याद आता है। रेत पर लिखकर नाम दोनों का उंगलियों से अपनी, घरौंदा छोटा सा पैरों पर बनाना याद आता है। महक कुछ अलग सी आई थी उन फूलों में, बालों में तुम्हारा उनको लगाना याद आता है। सहारे बहुत जिंदगी ने यूं तो दिए हैं मुझको भी, जाने क्यों कांधे पर तेरे सिर टिकाना याद आता है। कार्ड और पेन पर्स में वापस रख मेघना ने मेज पर सिर टिका डबडबाई आंखों को मूंद लिया। दिनेश की शादी के दिन मेघना ने आधे दिन की छुट्टी ले ली थी। शाम को विनीत का मैसेज आते ही वह घर से निकल पड़ी। विनीत बाहर कार में प्रतीक्षा कर रहा था। मेघना बहुत दिनों बाद किसी फंक्शन के लिए तैयार हुई थी। विनीत चांद से चमकती उसके चेहरे को देखता ही रह गया। वह किसी अप्सरा सी दिख रही थी। विनीत को कुर्ते और जैकेट में देख मेघना का मन भी रिझे जा रहा था। वहां पहुंचकर दोनों दुल्हा दुल्हन को बधाई देने एक साथ स्टेज पर गए। दोनों ने खाना भी साथ साथ खाया और रौनक भरे माहौल का एक साथ आनंद लेते रहे। रात को मेघना को घर छोड़ते समय विनीत ने बताया कि कल वे शाम को नहीं मिल सकेंगे क्योंकि ऑफिस से वह सीधा घर जाएगा। एक लड़की से इन दिनों रिश्तों की बात चल रही है, वह अपनी मम्मी पापा के साथ आएगी। मोबाइल में विनीत ने मेघना को उसकी तस्वीर भी दिखाई। एक खूबसूरत लड़की से विनीत के रिश्ते की बात चलती देख मेघना अंदर ही अंदर मायूस हो रही थी, किंतु बेबसी को छुपाते हुए बोली, इस बार हाँ कर देना विनीत। लड़की अच्छी लग रही है और जॉब भी नोएडा में कर रही है। तुम दोनों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। विनीत मुस्कुरा कर रह गया। अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए निकलने से पहले विनीत अपनी कार साफ कर रहा था। सीट पर दिनेश की शादी का कार्ड रखा था जो कल उसने मेघना से एड्रेस देखने के लिए मांगा था। विनीत कार्ड फाड़ कर फेंक ही रहा था कि मेघना के लिखे शब्दों पर उसका ध्यान चला गया।
हाथ में कार्ड ले उसने पूरी कविता एक सांस में पढ़ डाली। पढ़कर विनीत को ऐसा लगा जैसे किसी कुशल चितेरे ने कूची से समुद्र किनारे सालों पहले बीते उस अमूल्य पल को जीवंत कर दिया हो। शब्द शब्द से प्रेम छलक रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेघना अब भी उससे इतना प्यार करती है। विनीत तो मेघना का साथ हमेशा से ही पाना चाहता था, लेकिन उसे लगता था कि वह किस्सा तो कब का ख़त्म हो चुका है। उसने बिना देर किए दिल की धड़कनों पर काबू रख मेघना को लंच में मिलने का मैसेज कर दिया। लंच टाइम से पहले ही वह कॉफ़ी शॉप में बैठकर अधीरता से मेघना की प्रतीक्षा करने लगा। अरे अच्छा हुआ कि तुमने लंच में मिलने का कार्यक्रम बना लिया। मैं सुबह से ही बोर हो रही थी। ऑफिस में भी कुछ खास काम करने को नहीं था आज। आते ही मेघना मुस्कुरा कर बोली। विनीत तो जैसे सोच कर ही बैठा था कि उसे क्या कहना है। मेघना की ओर 1 मिनट तक चुपचाप मुस्कुरा कर देखने के बाद उसने बोलना शुरू किया। मेघना, कुछ सालों पहले कितना प्यारा था हमारा जीवन। दोनों निश्छल एक दूजे में खोए रहते थे। फिर हमें मजबूर होकर दुनिया के बनाए नियमों का मुखौटा लगाना पड़ा और हम एक दूसरे के लिए अजनबी से बनकर रह गए। तुम्हारी ज़िंदगी में शेखर आया जो शराफत का मुखौटा लगाया था। उससे तुम कितनी आहत हुई, लेकिन अपने अंदर की घायल मेघना को छुपाने के लिए तुमने दुनिया के सामने एक नॉर्मल इंसान बने रहने का और फिर घर वालों को खुश देखने के लिए एक हंसती खेलती लड़की का मुखौटा लगा लिया। और मैं लाख चाह कर भी तुम्हें अपने मन से कभी निकाल ही नहीं पाया। लेकिन जब तुम मिली तो एक दोस्त का मुखौटा लगाकर मिलता रहा तुमसे। कल तुम्हारी लिखी कविता ने मेरी आँख खोल दी। मुझे एहसास हुआ कि मेरे सामने तुम भी दोस्ती का मुखौटा लगा कर आती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मुखौटे चढ़ाते चढ़ाते हम अपने असली किरदार को ही भूल जाएं। मन में जो प्रेम है वह खो जाए। मेघना, मैं तो उतार देना चाहता हूँ आज अपना मुखौटा। प्लीज़ तुम भी उतार दो। अब मैं उस मेघना से मिलना चाहता हूँ जिसके सिर चढ़कर मेरे इश्क का जादू बोलता था। असली मेघना से मिलना चाहता हूँ मैं आज। विनीत, शेखर से शादी और फिर तलाक, इन बातों ने मुझे अंदर तक छलनी कर दिया था। गोवा में तुम क्या मिले कि एक बार फिर मेरी ज़िंदगी गुलजार हो गई। यह एहसान ही क्या कम था कि फिर से दोस्त बनकर मेरा दुख बांटा तुमने। किस मुंह से कहती कि किसी की पत्नी बनने के बाद भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अंतिम वाक्य बोलते हुए मेघना की रुलाई फूट पड़ी। मेघना, किसी की पत्नी क्या तुम अपनी मर्जी से बनी थी? समाज के लोग स्वयं तो आडंबर का मुखौटा पहनकर रखते ही हैं। हम जैसे लोगों को भी ऐसे मुखौटे पहनने को मजबूर कर देते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि मुखौटा केवल चेहरों पर पहनाया जा सकता है, मन पर नहीं। दिल से हमेशा मैं तुम्हारा था और तुम मेरी। अब दुनिया के सामने भी एक हो जाएंगे हम। विनीत, क्या तुम्हारे घर वाले एक तलाकशुदा से? परवाह नहीं मुझे। मेघना की बात बीच में काटते हुए विनीत बोला। आज हम दोनों इस समाज के बनाए हर उस उसूल को ठुकरा देंगे जो प्यार को बेसिर पैर के नियमों से बने मुखौटे पहनने को विवश करता है। तुम्हारा साथ चाहिए बस। मेघना ने गिली आंखों से विनीत को देखा और उसकी हथेली को अपने होठों से छू लिया। बंधनों का मुखौटा उतार वे एक दूजे का हाथ थामे बाहर निकल पड़े। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।